नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपकमिंग एग्जाम के लिए मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें फिलहाल हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है परसेंटेज। एक क्लास अभी तक हमारी हो चुकी है, आज है हमारी परसेंटेज की सेकेंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बेसिकली परसेंटेज होता क्या है, कैसे एक नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे एक परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक परसेंटेज की वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, तो प्लीज़ पहले जाकर परसेंटेज की फर्स्ट क्लास देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी सेकंड क्लास की। तो भाई आज है हमारी सेकंड क्लास प्रतिशत की, परसेंटेज की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये होगा आपका जो टाइप थर्ड। दो टाइप अभी फर्स्ट क्लास में हमारे हो चुके हैं, तो आज हमारा होगा परसेंटेज का टाइप थ्री। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई समान रखी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले भाई आयत यानी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल आपकी एक क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइड्स की क्लोज फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और इसके सारे एंगल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी सारे एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये है आयत यानी रेक्टेंगल। अब उसमें कहा जा रहा है आपसे कि जो उसकी लंबाई है उसे 10% बढ़ा दिया गया है, यानी जो भी उसकी लंबाई रही होगी उसमें 10% का इंक्रीमेंट किया गया है। तो अगर मैं 10% को फ्रैक्शन में लिखूं तो इसकी वैल्यू होगी 1/10। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे कि जो 10 है, ये नीचे वाली वैल्यू है, ये हमारी होती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, और जो ऊपर वाला फ्रैक्शन में जो ऊपर वाली न्यूमिनेटर होता है वो होता है हमारा क्या, चेंज। यानी जितना भी आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं या फिर आप उसको डिक्रीज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आपकी चेंज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अगर हमारी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 थी, तो अब वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, अब आगे ही बोल रहा है कि जो चौड़ाई है यानी जो ब्रेथ है वो उसने समान रखी है, यानी ब्रेथ में हमने किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया है, तो ब्रेथ हमारी सेम रहेगी। फिर उसके बाद आगे कहा गया है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, यानी जो आपका एरिया है उसमें कितना चेंज होगा। तो भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टी ब्रेथ। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टी ब्रेथ। तो जब हम इनकी मल्टी करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, एरिया। ठीक है, तो मैंने माना पहले एरिया A1 था और उसके बाद एरिया जो है चेंज होने के बाद A2 हो गया। अब ब्रेथ मेरी दोनों में सेम है। ठीक है, तो जब दोनों में सेम है तो ब्रेथ तो हमारी, हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अब वैल्यूज मेरी सिर्फ क्या बची हैं, 10/11 A1/A2, यानी जो आपका एरिया है उसमें भी आपका वही चेंज होगा जो आपने अपनी लेंथ में चेंज किया है। ठीक है, तो यानी हमारा जो एरिया है उसमें भी कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा, 10% का। ठीक है, देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसको आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर लेंथ या ब्रेथ में से किसी एक चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है सिर्फ एक चीज में, और दूसरी चीज जो है वो बिल्कुल सेम रखी गई है, तो आपके एरिया में भी वही चेंज होगा जो आपने अपनी लेंथ या ब्रेथ में चेंज किया है। तो इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है अगर दोनों में से एक चीज में चेंज होता है तो आपके एरिया में भी वही सेम चेंज रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। यानी जो लेंथ है उसको 20% इंक्रीज किया गया है और जो ब्रेथ है उसको 10% इंक्रीज किया गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो एरिया है उसमें कितना चेंज होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला क्या है कि A+B +-AB/100। जब आपके पास दो वैल्यूज दी गई हों, दोनों वैल्यूज आपकी परसेंटेज में है, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपके पास दो चीजें और आपको पता होनी चाहिए। क्या है कि आपकी जो वैल्यूज हैं, एक तो वो आपकी बिल्कुल एक प्रॉपर नंबर होनी चाहिए, यानी ना तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होनी चाहिए ना ही वो फ्रैक्शन में हो। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी, मतलब फ्रैक्शन में ना हो किसी भी तरीके से, सिर्फ एक एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसी है वैल्यूज हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 20% एंड 10% वैल्यूज, दो वैल्यू है। ठीक है, तो देखो भाई अब ए की वैल्यू हो गई 20, अब इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो साइन रखेंगे हम प्लस का।
चौड़ाई में भी 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी रखेंगे क्या हम पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैंने प्लस एंड माइनस का साइन लगाया है, तो ये साइन आपको लगाना है अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग, यानी अगर आपकी वैल्यूज पॉजिटिव है तो यहाँ पर आप प्लस का साइन लगाएंगे, अगर आपकी वैल्यूज नेगेटिव है तो आप यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो मेरी दोनों ही वैल्यूज पॉजिटिव है तो यानी प्लस प्लस, तो यहाँ पर भी मेरा साइन किस चीज का आएगा, प्लस का। ए बी का मतलब है ए की आपको बी में मल्टी करनी है। ठीक है, तो 20 की मल्टी करेंगे हम किस में, 10 में, तो अपॉन में लिखेंगे 100, जीरो से हमारी जीरो कैंसिल हो गई, तो ये कितना मिला मुझे, 30 + 2 यानी 32। ठीक है, तो यानी जो मेरा एरिया था, जितना भी पहले एरिया था उसमें ओवरऑल 32% जो है इंक्रीमेंट होगा, 32% मेरा एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया हमारा एक मेथड। अब इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड है, जो मेथड अब हम यूज करेंगे ये आप कब अप्लाई करेंगे, अगर आपकी वैल्यूज जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दी जाती हैं। ठीक है, तो आप फिर इसको यूज करेंगे। तो इसको हमें निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टी ब्रेथ। ठीक है, तो उसने पहले किया 20% का इंक्रीमेंट किस चीज में, लेंथ में, तो 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, यानी 5 अगर मेरी ओरिजिनल वैल्यू थी तो एक उसने बढ़ाया है। मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू होगी और ऊपर वाला आपको चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यानी अगर लेंथ पहले 5 थी तो वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, 6 हो गई। ऐसे ही ब्रेथ में कहा जा रहा है कि भाई ब्रेथ में 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखूं तो वैल्यू क्या होगी, 1/10। इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है यानी वैल्यू मेरी 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक है, तो अब इसकी मल्टी कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50, और ये हो जाएगा आपका 66। ठीक है, अब एरिया मेरा पहले 50 था और अब बढ़ के कितना हो गया है, 66 हो गया। तो अगर मैं देखूं कितने का इंक्रीज हुआ है तो ये हुआ है मेरा 16 का, 16 नंबर में मेरा इंक्रीज हुआ है। बट मुझे इसको बताना है परसेंटेज में, तो मैंने आपको बताया ऊपर आपको वो वैल्यू रखनी है जो आप चेंज कर रहे हैं। चेंज कितने का हुआ, 16 का। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी एरिया की, 50 थी। परसेंटेज में किसी भी नंबर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टी करते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 32%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपकी फिक्स वैल्यूज दी गई है, यानी वैल्यू अगर मिक्स फ्रैक्शन में नहीं दी गई है, तो आप ये वाला मेथड, फॉर्मूला वाला मेथड यूज करेंगे। बट अगर आपकी जो वैल्यूज है वो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाती हैं तो फिर आप दूसरा मेथड यूज करेंगे। तो आंसर आ गया है हमारा 32%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में दोनों चीजें जो है इंक्रीज की जा रही थी, बट यहाँ पर एक चीज बढ़ाई जा रही है और दूसरी चीज घटाई जा रही है। दोनों मेरी फिक्स वैल्यूज है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, तो फिर मैं अपना फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, A+B ± AB अपॉन 100, ये फॉर्मूला था हमारा। अब देखो लंबाई में क्या कर रहा है, वो इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो जब इंक्रीज कर रहा है तो मेरा साइन किस चीज का लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद चौड़ाई को वो डिक्रीज कर रहा है तो मेरा साइन किस चीज का लगेगा, माइनस का लगेगा। ये मैंने आपको बताया कि जो साइन है वो आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग लगेंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव है यानी इंक्रीज हो रही है तो प्लस, और डिक्रीज हो रही है तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर फिलहाल प्लस माइनस लगा लेते हैं। ए की वैल्यू थी मेरी +40। ठीक है, और बी की वैल्यू है मेरी -30 अपॉन 100। जीरो से मेरी जीरो कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर मेरा कितना बचा, 10। ठीक है, और ये होगा आपका -12, 4 3 12, और यहाँ पर आपका जो है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो साइन भी आपका किस चीज का लगेगा, माइनस का। तो यहाँ पर आपका आंसर आया -2%, यानी 2% जो है कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो -2 है ये आपका किस चीज को बताएगा कि आपका जो एरिया है वो आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो -2 का मतलब है कि जितना भी आपका पहला एरिया था उससे 2% अब घट गया। तो आंसर आ गया है हमारा 2%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक आयत की चौड़ाई को 12 से ही 1/2% बढ़ा दिया गया है, लंबाई में कितनी कमी करें ताकि क्षेत्रफल समान रहे। इस बार हमारा जो क्षेत्रफल यानी एरिया है वो आपका सेम है। ठीक है, चौड़ाई में चेंज किया गया है और लंबाई लंबाई में हमें बताना है कि कितने की हमें कमी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट मेथड, इस क्वेश्चन को भी हम दो मेथड से करेंगे। तो पहला मेथड क्या है कि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ मल्टी ब्रेथ। ठीक है,
ये है आपका एरिया का फॉर्मूला। अब उसने कहा कि लंबाई में कमी करी गई है, बट मुझे नहीं पता कि मैंने कितने की कमी करी है। तो मान लो पहले वाली जो लंबाई थी वो L1 थी, और उसके बाद दूसरी लंबाई हो गई L2। ठीक है, वैल्यूज अभी इनकी नहीं पता। के बाद कहा कि जो चौड़ाई है उसको 12 सही 1/2% बढ़ाया गया है। तो 12 सही 1/2% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो इसकी वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको कल जितनी भी वैल्यूज बताई थी फ्रैक्शन वैल्यूज, उनको कि डायरेक्टली परसेंटेज में क्या कहते हैं, या फिर इन परसेंटेज को डायरेक्टली हम फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, उनको आपको लर्न करना है। ठीक है, तो क्योंकि जब क्वेश्चंस में वैल्यूज आती हैं तो ये नहीं कि आपको पहले उसको सॉल्व करना पड़ रहा है देन आप वैल्यू पुट कर रहे हो, तो वो टाइम टेकिंग हो जाती हैं चीजें। ठीक है, उससे बचने के लिए आप जो है कुछ वैल्यूज जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं उनको आप याद रखिए, ताकि क्वेश्चन में अगर आता है तो आप उसको डायरेक्टली पुट कर सकें। चलिए, जैसे 12 1/2 है हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी 1/8 है। अब जो 8 है ये हमारा किस चीज को बता रहा है कि जो चौड़ाई है वो पहले 8 थी, उसके बाद एक बढ़ गई है, तो यानी अब कितनी हो गई होगी, 9 हो गई होगी। तो पहले 8 थी और अब कितनी हो गई, 9 हो गई। अब बोल रहा है कि जो एरिया है वो आपका इक्वल है, यानी मान लीजिए पहले एरिया A1 है और दूसरा एरिया A2 है, ये दोनों आपस में सेम है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि भाई A1 किसके इक्वल है, A2 के इक्वल है। ठीक है, अब जब A1 A2 के इक्वल है तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये भी आपस में इक्वल होंगी, यानी L1 मल्टी 8 इक्वल होगा मेरा L2 मल्टी 9 के। ठीक है, अब यहाँ से मुझे L1 और L2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे कि L1/L2 इक्वल होगा हमारा 9/8। क्लियर है, तो 9/8 वैल्यू आ गई है। अब ये वैल्यू मुझे किस चीज को बता रही है कि यानी पहले मेरा जो लेंथ थी वो 9 थी और अब कितनी हो गई है, वो डिक्रीज होके 8 हो गई है। मुझे बतानी है कि कितना डिक्रीमेंट हुआ है, यानी कितनी कमी हुई है उसमें। तो 9 से 8 हो गई तो कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है। ठीक है, नीचे हमेशा हम ओरिजिनल वैल्यू पुट करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कि जो आपका पुरानी वैल्यू थी। ठीक है, तो पुरानी हमारा लेंथ कितनी थी, 9 थी। तो 1/9, तो 1/9 का परसेंटेज क्या होता है, 1/9 होता है 11 सही 1/9। तो इसकी हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देंगे 11 सही 1/9। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आपको चेंज करना नहीं पड़ेगा परसेंटेज में। अगर आपको वैल्यूज लर्न है, पता है, तो फिर आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है। वो मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल और छोटा सा मेथड है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा ये। कैसे, देखो, जो फ्रैक्शन हमें दिया गया है, जो परसेंटेज हमें दिया गया है, सिर्फ उस परसेंटेज का हमें यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई, मुझसे कहा गया था कि चौड़ाई में 12 सही 1/2% बढ़ाया गया है। तो 12 सही 1/2% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/8। मैंने आपको बता दिया कि भाई 12 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8। ये वैल्यू होती है मेरी। ठीक है, तो यानी पहले मेरी चौड़ाई जो है आयत की 8 रही होगी, तो उसके बाद वो बढ़कर कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, एरिया मेरा सेम है। अब देखो, एरिया मेरा इक्वल है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना चौड़ाई में इंक्रीमेंट करा है उतना ही लंबाई में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, जब भी तो मेरा एरिया सेम रहेगा। भाई एक चीज को मैंने बढ़ा दिया तो जो दूसरी चीज है उसको मैं उतना ही अगर कम कर दूं तो इक्वल हो जाएगी वैल्यूज। तो यानी अगर मैंने इसको 1 बढ़ाया है तो मैं चौड़ाई को लंबाई को क्या करूंगी, 1 कम कर दूंगी। ठीक है, अब 1 कम तो कर दिया कि भाई 1 मैंने बढ़ाया था तो मैंने 1 ही घटा दिया। ठीक है, बट अब यहाँ पर जो नीचे वैल्यू है बेस में वो रखी जाएगी 9। क्यों, क्योंकि अब मेरी जो चौड़ाई है आयत की वो बढ़ के क्या हो चुकी है, 9 हो चुकी है। तो यानी अब जो मुझे सॉल्व करनी है वैल्यू, वो 9 को बेस मान के सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1/9 और 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता ही है परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। सिर्फ ये मान लो कि कॉपी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, इतना इजी और सिंपल मेथड मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है कि एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली को हम उतना ही डिक्रीज करेंगे, बस जो बेस वैल्यू है वो हमारी चेंज हो जाएगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए, आंसर आ गया है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया। गणना में प्रतिशत त्रुटि बतानी है। कोई बच्चा है जिसने एक नंबर से एक नंबर था उसके पास, उसको उसने किसी से मल्टीप्लाई करी। ठीक है, बट बाय मिस्टेक उसको करनी तो थी किससे, 5/3 से। ठीक है, बट उसने की किससे है, 3/5 से। मेरे पास वो नंबर नहीं है, मुझे नहीं पता कि उसके पास कौन सी वैल्यू थी जिसकी इसने मल्टीप्लाई करी है। ठीक है, तो इसकी वजह से एरर हो गया है, यानी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन में प्रतिशत त्रुटि हो गई है। तो मुझे उसको
उसको सुधारना है, ठीक है, यानी बताना है कि उसकी फिक्स वैल्यू अगर वो सही नंबर से मल्टीप्लाई करता तो उसका क्या आंसर आता, ठीक है। तो देखो भाई, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि आपको एक नंबर मान लेना है, मुझे अपने आप एक नंबर मान लेना है कि भाई उस बच्चे ने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करी होगी, जैसे मैं मान के चल रही हूँ कि भाई जो नंबर है वो क्या है, 15 है। क्यों है? हमेशा आपको जो नंबर मानना है वो आपको डिनोमिनेटर, जो आपको फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम आपको नंबर मानना है। जैसे मुझे फ्रैक्शन क्या दिए गए हैं भाई, 3/5 दिया गया है, ठीक है, और 5/3 दिया गया है। या और करनी किससे थी, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसने दी है 3/5 से, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। तो मुझे जो संख्या माननी है, मैं जो संख्या मान के, अभी मुझे नहीं पता संख्या क्या है, बट मैं जो मान के चल रही हूँ वो कैसी संख्या मान के चलूंगी, जो मेरे इन डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा, यानी एलसीएम ऑफ 5 और 3। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई। 5 है, 3 है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, इस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे। 15 हो गया एलसीएम हमारा, ठीक है। अब मैंने एलसीएम ही क्यों माना, एलसीएम ही क्यों मैंने वैल्यू ली, क्यों? क्योंकि जब आप एलसीएम ले रहे हैं किसी भी चीज का, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 3/5 की जब उस संख्या में, तो आपका जो हर है यानी डिनोमिनेटर है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपको दो जो है फिक्स वैल्यूज मिल जाएंगी, इसलिए हमें हमेशा एलसीएम मान के चलना होता है। तो देखो, अब मेरे पास संख्या पता चल गई फिलहाल के लिए कि जो संख्या थी उस लड़के के पास वो क्या थी, 15 थी, ठीक है। अब उसने क्या करा कि 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। तो जब मैं 15 की गुणा 15 की मल्टीप्लाई करूंगी 3/5 से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 9, ठीक है। अब ये तो वो गलत वाला नंबर है जो उसने बाय मिस्टेक किया था। अब मुझे पता करना है सही वाली संख्या क्या होगी। तो 15 की उसको मल्टी करनी किससे थी, उसको करनी थी 5/3 से। तो अगर वो 5/3 से करता तो उसको क्या मिलता, 25, ठीक है। यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 25 है, बट बाय मिस्टेक जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 9 है। तो हमें बतानी है कि कितने प्रतिशत त्रुटि की है, कितने परसेंट उसने जो है मिस्टेक की है। तो भाई डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा, 25 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका 16, ठीक है। अब 16 तो आपकी वैल्यू एक नंबर में आई है, मुझे बताना है इसको परसेंटेज में। तो जो ये 16 है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, बताया है मैंने आपको पहले। तो 16 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को, ठीक है। नीचे हमें क्या रखना है, नीचे रखनी होती है हमेशा ओरिजिनल वैल्यू, और इन दोनों में से ये तो गलत वाली वैल्यू थी और ये है सही। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है मेरी, 25। परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टी करेंगे, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 16×4, यानी 64%। यानी जो वो छात्र से जो मिस्टेक हुई थी उसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी थी, 64%, ठीक है। बहुत इजी वे से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। वरना फिर आप इसको अगर एक्स लेट करके क्वेश्चन करते तो वो काफी लंबा हो जाता, काफी लेंदी क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। देखो एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा किया है और हमें प्रतिशत त्रुटि बतानी है, यानी उस बच्चे से कितने प्रतिशत गलती हुई है, ठीक है, उस संख्या में। तो सबसे पहले मुझे वो संख्या माननी है। संख्या क्या माननी है, जो आपको फ्रैक्शंस तो दिए गए हैं उनका जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम जो होगा वो आपको संख्या मान के चलना है, ठीक है। तो मेरे पास संख्याएं थी 5/3 और 3/5, डिनोमिनेटर क्या है 3 और 5, तो एलसीएम मेरा कितना हो गया 15। तो माना कि संख्या जो है वो क्या है, नंबर जो है वो क्या है हमारा 15 है। अब इस 15 को इसने क्या किया कि बाय मिस्टेक 3/5 से इसकी मल्टी कर दी, तो इसको क्या मिला, 9 मिला। बट करनी किससे थी, 5/3 से। तो मैंने फिर बाद में 5/3 से मल्टी करी, तो मुझे क्या मिला, 25। यानी आना चाहिए था 25, बट आया कितना, 9, ठीक है। तो कितने नंबर की मिस्टेक हुई है बच्चे से, 16 मार्क्स की, यानी 16 नंबर की, ठीक है। अब ये तो नंबर में वैल्यू हो गई, मुझे बताना है प्रतिशत में कि कितने परसेंट एरर हुआ है। तो उस परसेंट एरर निकालने के लिए ऊपर लिखते हैं हम हमेशा चेंज, नीचे लिखते हैं ओरिजिनल वैल्यू और मल्टी करते हैं परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से। क्लियर है? तो आंसर आपका आया कितना, 64, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टाइप, फोर्थ टाइप मान लीजिए, लास्ट वाला जो था वो अगर थर्ड टाइप है तो ये आपका हो जाएगा फोर्थ टाइप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से ट्राई करेंगे, वैसे तो मैं सॉल्व कराऊंगी बट अब आप इसको खुद से करके देखेंगे, क्योंकि जो अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किया है वो बिल्कुल सेम इसके जैसा ही है, ठीक है।
तो आपको खुद से करके देखना है ये कि हो पाता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर मैं सॉल्यूशन करा ही रही हूँ, फिर आप उससे समझिए। देखो, एक छात्र ने एक संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा किया है, तो हमें गणना में प्रतिशत त्रुटि ही बतानी है। जैसा अभी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है, सेम इसी तरीके का ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किस चीज का लेंगे? डिनोमिनेटर का, यानी हर में जो संख्याएं हैं उनका। ठीक है, तो एलसीएम हम किस चीज का लेंगे? एलसीएम ऑफ 3 and 4। तो 3 and 4 का एलसीएम कितना होगा? 12, यानी वो नंबर क्या है हमारा, संख्या क्या है हमारी? 12। ठीक है, ये मान के चलने वाली संख्या है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि उस छात्र ने यही नंबर माना होगा। ये सिर्फ हम क्वेश्चन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये 12 है, मान लीजिए वो नंबर। अब उसके बाद क्या होता है कि एक संख्या को वो 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा कर देता है, यानी इससे मल्टीप्लाई कर देता है वो 3/4 से। तो जब वो 3/4 से मल्टी करता है तो उसको कितना मिलता है? 9 मिलता है। ये जो वैल्यू है ये थी उसकी गलत वाली वैल्यू, यानी जो उसने बाय मिस्टेक किया था, वो वैल्यू कितनी है? इसकी 9 है। अब हम लिखेंगे कि अगर वो बच्चा सही संख्या से यानी सही फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करता तो उसको कितना मिलता। तो संख्या तो हमारी 12 है और उसको गुणा करनी किससे थी? 4/3 से। तो 4/3 से जब आप मल्टी करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 16। यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है आपकी वो कितनी है? 16 है, बट आपकी बाय मिस्टेक जो वैल्यू आई है वो कितनी है? 9 है। ठीक है, अब बताना है कितना उससे एरर हुआ है, त्रुटि कितनी हुई है। तो भाई 16 आनी चाहिए थी बट आई 9 है, तो कितने की गलती हुई है उससे? उससे हुई है अंकों में 7 की गलती। ये है आपकी अंकों में यानी नंबर में, यानी 7 नंबर की गलती हुई है। ठीक है, मुझे बताना है परसेंट में। तो परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा चेंज होता है, एरर जो है आपका, वो आप रखेंगे ऊपर, और जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है वो आप रखेंगे कहाँ पर? नीचे। सॉरी, तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पर? ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 16। ठीक है, परसेंट में मुझे चेंज करना है, तो परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टी करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये आपको कितना मिलेगा? 175। ठीक है, 25 की 8 में करेंगे 200, तो एक पहले ये हो गया 175/4। तो 175/4 को फिर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी आपकी 43 3/4%। ठीक है, इस तरीके से आपको चेंज करना है। चलो एक बार ये भी देख लेते हैं कि भाई मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लो, छोटी छोटी चीजें भी मैं आपको साथ साथ बताते हुए चलती हूँ कि भाई अगर किसी बच्चे को छोटी छोटी चीजें में सॉल्व करने में या नहीं आती हैं, ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरीके की। 4 से जब आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो कोई भी नंबर है, आपको उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आंसर क्या होता है, कभी कभी तो वो बिल्कुल यहीं पे छोड़ देगा, यहीं पे आपको आंसर दे देगा, और कभी कभी होता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे देगा। ठीक है, या फिर पॉइंट में भी दे सकता है किसी भी तरीके से। तो देखो भाई, 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 चलाएंगे, पहले 16 हो जाएगा। ये तो सिंपल डिवीजन ही करना है। उसके बाद हमने किया 12। तो ये था पहले, सबसे पहले आपको सिंपली डिवाइड करना है। जो संख्या आपको दी गई है, या जैसे 4 दिया गया है, तो आपको डिवाइड करना है 175 से। ठीक है, जो भी आपको नंबर दे दिया गया है उसको डिवाइड करना है। अब ये जो संख्या आपकी नीचे लिखी हुई है, नीचे क्या लिखा हुआ था? 4 लिखा हुआ था, तो 4 को ही आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। ठीक है, साइड में क्या वैल्यू आती है? साइड में आती है आपकी ये वाली वैल्यू। ठीक है, नीचे के ऊपर क्या लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है रिमेन, यानी जितना भी आपका शेष बचा हुआ है वो कहाँ पर लिखा जाता है? ऊपर। तो ये हो जाता है हमारा कोई भी संख्या को मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है, मिश्रित संख्या में बदलने का तरीका है ये। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, यहाँ पर अगर मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया और मैं इसको चेंज भी नहीं करना चाहती, तो आप बाय ऑप्शन भी इसको कैसे कर सकते हैं? भाई मेरी ऊपर वाली वैल्यू आ रही है 175। ठीक है, अब दो तो नंबर जो है, दो तो ऑलरेडी भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो वो तो आंसर होने से रहे, क्योंकि 4 से ये कोई डिवाइड तो होगा नहीं 175। तो यानी जो ये दो ऑप्शन है ये तो मेरे ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। अब बचते हैं दो ऑप्शन। अब दोनों के ही नीचे ही 4 है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा? अब 175 लिखा हुआ है ऊपर, तो अगर मैं देखूं तो 4 3 की 3 में मल्टी करके क्या आता है? 12। 12 में जब आप 3 प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 5। और 175 की यूनिट डिजिट क्या है? 5, यानी आंसर मेरा क्या रहेगा? ये। ठीक है, बट अगर मैं इसमें देखूं तो 4 की जब आप 2 में मल्टी करेंगे तो कितना आता है? 8। और 8 में जब आप 3 प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 11। और 11 यानी यूनिट डिजिट मेरी क्या होनी चाहिए थी? 1, बट मेरी तो यूनिट डिजिट 5 है।
तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% की कमी की गई है, संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। कोई भी एक नंबर है, उसको पहले 20% बढ़ाया गया है, फिर उसको 10% कम कर दिया गया है, तो आपको ओवरऑल चेंज बताना है कितना हुआ है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को भी करने के दो तरीके हैं। ज्यादातर क्वेश्चन को मैं करने के आपको दो तरीके बताती हूँ। ठीक है, एक तो हो गया थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप का मेथड, लॉन्ग मेथड कह लीजिए, ज्यादा लॉन्ग भी नहीं, बट ये है कि अगर दोनों में से जो भी आपको उस टाइम याद आ रहा है आप उसको यूज कर लीजिए। देखो भाई, सबसे पहले क्या है कि एक संख्या को 20% बढ़ाया गया है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे बाय फॉर्मूला, जो मैंने आपको बताया है। फॉर्मूला क्या है आपका कि a प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब पहले क्या किया गया, 20% बढ़ाया गया है, तो 20% बढ़ाने का मतलब है कि जो संख्या है वो आपको क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। उसके बाद 10% घटाया गया है, कम किया गया है, तो कम के लिए हम वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू आएगी क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर मल्टी करेंगे, ए की वैल्यू थी 20 और बी की थी 10, डिवाइड कर दिया दोनों को, तो आंसर मेरा कितना आया भाई, 20 में से 10 गया तो 10 बचा, और आगे भी फिर ये 2 माइनस किया तो ये कितना बचा, 8%। अब 8 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई है आपकी, यानी कि जो आपका ओवरऑल चेंज हुआ होगा वो कितना होगा, 8% बढ़ाया गया होगा, यानी संख्या जो है वो 8% बढ़ गई, जितनी भी वो वैल्यू थी उसमें 8% का इंक्रीमेंट हो गया। ये तो हो गया एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब इस क्वेश्चन को ही करने का दूसरा तरीका क्या है कि भाई एक संख्या है, ठीक है, मैंने मान लिया कि 100 है, वो संख्या जो है वो 100 है। ठीक है, हमेशा आपको 100, मैंने आपको कहा कि कोई भी वैल्यू कंप्लीट है यानी परसेंटेज में अगर आप मान के चलते हैं तो उसको 100 मान के चलिए। ठीक है, देखो अब संख्या 100 थी, अब उसमें 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। 100 मानने का सबसे जो फायदा होता है वो ये रहता है कि अगर आप उसमें कोई भी चेंज कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली फिर उसको ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जैसे लिखा है कि भाई 20% का चेंज, तो आप डायरेक्टली उसको 120 लिख सकते हैं। 10% जो है कम हो रहा है तो आप डायरेक्टली 10 उसमें से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, देखो भाई, जैसे मान लो 100 है, ठीक है, इस 100 में 20% जो है इंक्रीमेंट हुआ है, तो सबसे पहले मैं इसका 20% जब निकालूंगी तो मेरा क्या आएगा, 20 ही तो आएगा, क्योंकि इसके जब परसेंट हट के नीचे क्या आता है, 100 आता है, तो इस 100 से हमेशा ये 100 कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए आपकी जो वैल्यू बचती है वो क्या बचती है, जो भी आपका चेंज हो रहा है। इसलिए कभी भी आपको अगर वैल्यू मान के चलनी है तो आप हमेशा उसको परसेंटेज में 100 ही मान के चलिए। तो मैंने माना कि जो संख्या है वो कितनी है, 100 है। अब उसने क्या किया, इसमें 20% इंक्रीमेंट किया, तो 20% इंक्रीमेंट के बाद संख्या क्या बन गई मेरी, 120। ठीक है, अब उसके बाद उसने 10% डिक्रीज करा दिया है, तो 10% डिक्रीज का मतलब ये नहीं है कि मैं 120 में से 10 को माइनस कर दूं, अब मुझे 120 में से 10% माइनस करना पड़ेगा। तो देखो भाई, अगर मैं मान लो 120 में से मैंने 10% हटा दिया तो संख्या का कितना हिस्सा बचा, 90%। भाई कोई संख्या पूरी 100% होती है, ठीक है, उसमें से मुझसे 10% उसने कम करवा दिया तो कितना बचा, 90% ही तो बचा। तो यानी इस 120 का कितना परसेंट निकालना है मुझे, 90%। तो परसेंट हटके कितना क्या हो जाता है आपका, नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट को हटा के हम क्या लिखेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, तो दो जीरो से आपकी ये जीरो कैंसिल, और आपको क्या वैल्यू मिली है, 108। यानी शुरू में हमने जो संख्या 100 मानी थी वो लास्ट में हमारे पास क्या बची, 108 बची। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर आपको फॉर्मूले की ज़रूरत भी नहीं है। अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है तो फिर आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देखो ये जो मेथड है ये मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रही हूँ, तो मुझे एक लाइन दो लाइन लिखनी भी पड़ रही है, बट आप जब इसको, भाई आपको वहां किसी को सॉल्यूशन तो दिखाना है नहीं कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया, आपको तो सिर्फ टिक करना है। तो जब आप खुद से इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको ये मान लो कि आधे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे लिखने भी नहीं पड़ेंगे, आप सिर्फ आपको माइंड में ही उसको कैलकुलेट करके तो छोटा सा आप जो है अपना आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ इसलिए मुझे ये एक दो लाइन लिखनी भी पड़ रही है, ठीक है, बट जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको संख्या मान रही है, जितना भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करा रहा है वो करना है, फिर जो आपको संख्या मिलती है उसमें से आपको जितना प्रतिशत कम करा रहा है या ज्यादा करा रहा है उसको हटा के बची हुई संख्या की वैल्यू निकालनी है। तो आंसर आ गया है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्या है कि 990 की संख्या को पहले जो है 9 से ही 1/11% बढ़ाया गया है और फिर 11 से ही 1/9% घटाया गया है। देखो जो वो फॉर्मूला वाली वैल्यूज जो थी, जो मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया था कि a+b वाला, वो सिर्फ आपका तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी वैल्यूज मिक्स फ्रैक्शन में ना हो। जैसे यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज हैं वो दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज नहीं कर सकती, वो सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। होगा भी तो मतलब बहुत ज्यादा उसमें फिर प्रॉब्लम होगी, तो आप सिर्फ फॉर्मूले का यूज तभी करना जब आपकी जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल एक फिक्स वैल्यू आपको दी गई हो, मिक्स फ्रैक्शन में ना हो। तो देखो भाई, संख्या यहाँ पर मुझे दे दी गई है 990, एक नंबर है, एक संख्या है, जिसमें पहले 9 से ही 1/11% का जो है क्या करा रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीमेंट करा रहा है। तो 9 से ही 1/11% जो है वो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू है उसकी 1/11, ठीक है। और 11 सही 1/9 जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/9। इसलिए आपसे कहा था कि वैल्यूज को याद कर लेना ताकि क्वेश्चंस में आए तो वो आप डायरेक्टली उसको यूज करो। अगर आपको यहाँ नहीं पता तो फिर आप पहले मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करोगे, देन आप अपना वैल्यू लिखोगे और वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। देखो अब उसने कराया है चेंज कितना, 9 से ही 1/11 का, यानी वैल्यू जो थी ओरिजिनल वो 11 थी और 1% उसमें इंक्रीमेंट हो गया तो वो क्या बनी फिर, 12, ठीक है। तो 12। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि भाई फिर उसने क्या किया, इसको घटाया है, तो घटाने का मतलब है कि 9 से घट के ये कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब कर लेंगे इसको सॉल्व, भाई 11 की 9 में मल्टी करेंगे तो 99 आएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचता है आपका, 10 मल्टी 12 मल्टी 8, तो ये हो गया आपका 960, ठीक है। तो 960 हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यानी अगर आपकी वैल्यूज फिक्स नंबर में दी गई हैं, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना है, फॉर्मूला वाला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले के अलावा दूसरा भी मैंने आपको मेथड बताया है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैल्यूज है तो फिर आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा क्या, ठीक है। एक व्यक्ति की जो मासिक आय है वो पहले 20% बढ़ा दी जाती है और फिर 20% जो है कम कर दी जाती है, ठीक है। तो आय में कुल कितना परसेंट चेंज होगा, ठीक है। देखो अगर आप इसको किसी से वैसे ही पूछ लो कि भाई 20% पहले बढ़ाया फिर 20% घटाया, तो वो क्या कहेगा कि ये तो 0% चेंज हुआ है, भाई जितनी बढ़ाई थी उतनी कम हो गई। बट वो ऐसे नहीं होता। अब ये आप इस क्वेश्चन को जैसे आपकी मर्जी हो आप वैसे कर लीजिए, या तो फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर दूसरे मेथड से। तो फॉर्मूले से अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो पहले लिखेंगे a+b+-ab/100। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले 20% बढ़ाया गया, तो बढ़ाया गया का मतलब वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, फिर 20% घटाया गया तो घटाया गया का मतलब वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। अपॉन में 100, 0 हमारी हो गई कैंसिल, 20 से 20 भी कैंसिल हुआ, तो ये क्या आया, -4%। यानी ओवरऑल जो चेंज हुआ है वो 4% का डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगर दूसरे मेथड से करते तो इसको कैसे करते, भाई मान लीजिए उस व्यक्ति की सैलरी कितनी है, 100 रुपए है, ठीक है। पहले 20% सैलरी बढ़ाई गई, तो 20% बढ़कर उसकी सैलरी कितनी हो गई, 120 रुपए हो गई। अब उसके बाद 20% घटा दी गई, जब बस 20% अगर घटा दी तो कितनी बची, 80% बची। तो इस 120 का 80% कितना होगा, यानी 80% इसका कितना होगा, 96, ठीक है। तो यानी पहले उसको अगर 100 रुपए मिल रहे थे तो अब उसको 96 रुपीज मिलेंगे, और चेंज अगर मैं देखूं तो ये 4% कम हो गया है, ठीक है। 4% कम हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया, 4% की कमी, यानी जितनी भी उसकी पहले सैलरी रही होगी उसमें 4% का उसको डिक्रीमेंट हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई, ये आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया है यहाँ से, ठीक है। अपनी जो भी आप अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं वहां पर टाइप वाइज अपने ऊपर लिखते हुए चलना कि टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ताकि आपको फिर बाद में जब आप रिवीजन वगैरह करें क्वेश्चन का या नोट्स जो भी आप अपने बना रहे हैं तो आपको दोबारा से पढ़ने में, रिवाइज करने में चीज़ों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नोट्स अपने प्रॉपर तैयार करना, ठीक है, क्योंकि नोट्स पे रोज रोज नहीं तैयार किए जाते हैं कि अब आप ये लिख रहे हो अब आप वो लिख रहे हो। एक बार सही से पढ़ लो चीज़ों को, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है। चलो तो बात कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन की कि यदि कोई छात्र 25% अंक प्राप्त करता है तो वह 210 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है,
और यदि वह 55% प्राप्त अंक प्राप्त करता है तो वह 240 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा है जिसको पहले 25%, एक बच्चे को जो है 25% मार्क्स मिले बट वो फेल हो जाता है, ठीक है, कितने नंबर से, 210 नंबर से, यानी अगर उसको 210 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, वो अपने पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता, ठीक है। एक बच्चा है जिसके 55% मार्क्स आए हैं और वो जो है 240 अंकों से पास हो गया है, यानी जितने उसको पासिंग मार्क्स चाहिए थे उसके पास उससे 240 नंबर क्या है, फालतू है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे करेंगे। अब पहला एक बच्चा है ए, ठीक है, बच्चा वैसे एक ही है, उसी की दो अलग अलग चीजें बताई गई हैं, ठीक है, चलो फिर भी हम मान के चल रहे हैं ए। दो कंडीशंस हैं एक ही बच्चे की, ठीक है। तो पहली कंडीशन में हमसे क्या कहा गया कि 25% का 25% उसको जो है मार्क्स मिले हैं, तो 25% उसको नंबर मिले हैं, ठीक है। अगर इस 25% में उसको 210 यानी 210 मार्क्स जो है और मिल जाते तो वो बच्चा क्या हो जाता, अपने पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता और वो पास हो जाता, ठीक है। अब दूसरा क्या है कि भाई अब यदि उसको 55% मार्क्स मिलते तो वो जो है कितना होता, 240 मार्क्स से अपना पास हो जाता, ठीक है। तो अब जो ये 240 मार्क्स हैं ये पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, तो इनको मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी। क्यों करूंगी, क्योंकि भाई मुझसे पूछा जा रहा है सिर्फ पासिंग मार्क्स बताओ, उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी सिर्फ वो परसेंट बताओ जहां पर एक बच्चा पास है। जैसे बेसिकली 40% में भी 40% पे पास हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से प्रतिशत बताना है कि किस परसेंट पे बच्चे जो है वो पास होंगे, ठीक है। तो देखो पहले उसका पासिंग परसेंटेज रहा 25% प्लस 210, और अगर उसको 55% मार्क्स आ रहे हैं तो जो पासिंग मार्क्स रहेंगे उसके 55% माइनस 240, ठीक है। बट मुझे ये पूरा परसेंटेज में बताना है, ठीक है। अभी मेरे पास ये परसेंटेज प्लस मार्क्स है कुछ, ठीक है, तो मुझे सिर्फ परसेंटेज में बताना है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 210 माइनस का 240, जो है जो मेरी परसेंटेज वाली वैल्यूज हैं उनको मैं एक तरफ लिख लूंगी और जो मेरी सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज हैं उनको मैं एक तरफ लिखूंगी। तो माइनस का 240 जो है वो इधर आके प्लस का 240 बन जाएगा। कोई भी वैल्यू अगर माइनस में होती है तो वो इक्वल के दूसरी साइड जाके हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो इक्वल के अपोजिट साइड जाके वो नेगेटिव बन जाएगी। प्लस है माइनस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर है 55%, तो 55% और यहाँ 25 है, तो प्लस का 25 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 25%, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिला कि ये हो गया हमारा कितना, 450 इक्वल 30%, यानी 30% की वैल्यू कितनी है, 450 है। तो 1% की वैल्यू भाई कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू आपकी होगी यहाँ से 15, ठीक है। 1% की वैल्यू हो गई 15। मुझे बताना है पासिंग परसेंटेज कितना है, तो भाई पासिंग परसेंटेज उसका कब निकलता, अगर वो 210 नंबर और लेके आता। तो 1% की वैल्यू है 15, तो एक नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1/15%, ठीक है। मुझे बतानी है 210 नंबर की वैल्यू, तो 210 नंबर की वैल्यू कितनी होगी हमारी, तो एक बार दोबारा से लिख लेते हैं। तो 210 नंबर की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो 210/15, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको कितना मिलेगा, 14%, ठीक है। तो ये 14% आई है 210, यानी जो वो एक्स्ट्रा मार्क्स उसको चाहिए थे उसका परसेंटेज सिर्फ कितना है, 14 है, ठीक है। अब पहले उसको कितना परसेंट मिला था, पहले उसको मिला था कितना, 25%। बट इस 25% के साथ अगर उसको 14% मार्क्स और मिल जाते तो वो बच्चा पास हो जाता, तो यानी जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना है उसका, 39%। क्लियर है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक बच्चा है जिसको 25% अगर मार्क्स मिले तो वो 210 मार्क्स से फेल हो गया, यानी उसको पास होने के लिए 210 मार्क्स और चाहिए थे, ठीक है। बट अगर उसके 55% मार्क्स है, ठीक है, बट यदि वह अगर वो 55% मार्क्स लेके आता है तो वो अपने पासिंग मार्क्स से 240 नंबर फालतू लेके आ रहा है, यानी एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, ठीक है। मुझे सिर्फ बताना है पासिंग परसेंटेज क्या है उस बच्चे का। तो मैंने क्या किया भाई, ये मैंने मान लिया कि पासिंग मार्क्स हैं उसके 25% प्लस 210, ये पासिंग मार्क्स हो गए। ऐसे ही यहाँ पर 55% माइनस 240, ये भी उसके पासिंग मार्क्स हो गए, ठीक है। अब जो परसेंटेज वाली वैल्यू है उनको हमने एक तरफ लिखा और जो नॉर्मल हमारी वैल्यूज है उनको एक तरफ लिखा। यहाँ से हमने क्या निकाला, 1% की वैल्यू कितना है, ठीक है। 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15 आ गई।
1% की वैल्यू 15 है, तो एक नंबर की वैल्यू कितनी होगी 1/15%। मुझे बतानी है 210 नंबर की वैल्यू, यानी जो ये 210 नंबर इसको और चाहिए थे उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो 210 नंबर की वैल्यू निकली मेरी 14%। 25% ऑलरेडी उसको मिले हैं, तो अगर उसको 14% और मार्क्स मिल जाते तो वो बच्चा पास हो जाता। जरूरी नहीं है कि आप इसको 210 से ही निकालो, आप इधर वाली वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो, जहां से भी आप करना चाहो दोनों में से कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। आंसर आ गया है आपको कितना 39%। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोई छात्र 36% 36% मार्क्स लेके आता है तो वह 32 मार्क्स से फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 48% मार्क्स लेके आ रहा है तो वो 64 मार्क्स से क्या हुआ है, पास हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसा अभी क्वेश्चन किया है हमने, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मैं आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कराऊंगी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको सिखाया वो तो आपको समझ में आ गया, अब हम इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करेंगे। ठीक है, यूज पहले वाला ही है, बस उसमें हम कुछ स्टेप जो है वो स्किप कर देंगे। अब देखो भाई, 36% उस बच्चे को मार्क्स मिले हैं, बट वो फेल हो जाता है 32 मार्क्स से। ठीक है, 32 मार्क्स से वो क्या हुआ, बच्चा फेल हो गया। उसके बाद उसको कितने मिले, 48% मार्क्स मिले, और वो पास हो गया कितना, 64 मार्क्स से, यानी जितना उसका पासिंग परसेंटेज था उससे उसको 64 मार्क्स जो है ज्यादा मिले हैं। एक चीज बस आपको इसमें याद रखनी है, क्या, अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये आ गया 12%, और अगर आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव है तो आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 6, और ये होगा 36। ठीक है, तो 1% की वैल्यू क्या निकली हमारी 3। ठीक है, तो अगर यहाँ से मैं सिर्फ एक नंबर की वैल्यू निकालूं तो कितनी होगी 1/3%। अब मुझे बताना है पासिंग परसेंटेज, तो अगर उस बच्चे को 32 मार्क्स और मिल जाते तो वो बच्चा पास हो जाता। ठीक है, तो जब भाई मेरी 1 की वैल्यू 1/3% है तो 32 की वैल्यू क्या होगी, 32 की वैल्यू होगी हमारी 32/3%। ठीक है, सॉरी ये हमें करना है यहाँ पर प्लस, और मैंने कर दिया है इसको माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको करेंगे प्लस। देखो, दोनों वैल्यूज अगर आपकी प्लस की हैं तो आपको करना है क्या, माइनस करना है। अगर आपकी एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस है तो आपको दोनों को प्लस करना है। मैंने आप बोला प्लस बट खुद कर दिया उसको माइनस। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 96 हो गया। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी निकली हमारी 8। ठीक है, तो और यहाँ से अगर मैं एक संख्या की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी होगी 1/8 हम। ठीक है, तो एक संख्या की वैल्यू कितनी है हमारी 1/8%। हमें बताना है 32 की वैल्यू, तो 32 की वैल्यू हमारी कितनी होगी 32/8%, यानी 4%। ठीक है, अब उस बच्चे को पहले कितने मार्क्स मिले थे, पहले मिले थे 36% मार्क्स, 4% मार्क्स उसको और भी मिल गए हैं, तो अब उसके कितने हो गए 40% मार्क्स, यानी जो उसका पासिंग परसेंटेज था वो कितना था 40%। ठीक है, बस एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी वैल्यूज दोनों पॉजिटिव है तो आप करेंगे माइनस, और अगर आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू जो है नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, उसको प्लस करेंगे। ठीक है, जैसे मुझसे अभी मिस्टेक हुई थी, मैंने बोला प्लस बट कर दिया माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लिख लगा हुआ था तो माइंड में वही था कि माइनस करना है। ठीक है, तो ये मिस्टेक, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो मेथड है ये बिल्कुल पुराने वाला मेथड ही है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। जो ये फर्स्ट वाली लाइन होती है सिर्फ इसको हम इसमें स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली यहीं से अपनी वैल्यूज लिखते हैं, माइनस वाली जो वैल्यू है वो इधर आके प्लस हो गई। तो यही चीज हमने इस वाले क्वेश्चन में भी की है। ठीक है, सिर्फ एक लाइन को उसमें स्किप कर दिया। आपकी मर्जी है, आप पहले वाले मेथड से करें या दूसरे वाले मेथड से करें। चलिए देखते हैं, आंसर आ गया है 40%। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिर की संख्या 280 है, सिर गिने जाते हैं तो उनकी संख्या 280 है, और यदि पैर गिने जाते हैं तो 820 है। कबूतर की संख्या बतानी है। ठीक है, ये एक, अब आप अपना नेक्स्ट टाइप लिखेंगे इसको। तो देखो, एक जू है जहां पर क्या है, रैबिट एंड पीजन है,
उनके सिरों की संख्या से क्या मतलब है कि भाई जो वो जानवर हैं, यानी जो वो कबूतर और रैबिट जो है वो टोटल कितने हैं, 280 हैं। ठीक है, सिर की संख्या मतलब इतने ही वहां पर जीव होंगे ना। अब मान लो एक क्लास है, मैं बोल रही हूँ, उस क्लास में 100 सर है, तो सर का मतलब 100 बच्चे हो गए, ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ सर है बच्चे नहीं है। चलो, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 280 जो है वहां पर जानवर हैं, पशु और पक्षी हैं, जिसमें से कुछ क्या है, रैबिट है, और कुछ क्या है, पीजन है। ठीक है, और जो पैरों की संख्या है वो 820 है। तो सबसे पहले मैंने लिख लिया आर यानी रैबिट, और पी मतलब पीजन। ठीक है, ये हो गया। अब इनके सिरों की संख्या है 280। ठीक है, और पैर, अब पीजन जो है कबूतर जो है उसके कितने पैर होते हैं भाई, पीजन 2 पैर होते हैं। ठीक है, 2 लेग्स। और जो रैबिट होता है उसके कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं उसके। 4 पैर का मतलब है 2 लेग +2। ठीक है, ये हो गए रैबिट के। अब इनके, अगर मैं इनको टोटल देखूं थोड़ी देर के लिए, मैंने मान लिया कि भाई जो है रैबिट के भी 2 ही पैर हैं और जो पीजन है उसके भी 2 पैर हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो देखो भाई, सिर की संख्या कितनी थी, 280 थी। अगर सिर की संख्या 280 है और प्रत्येक जीव के 2 पैर हैं, तो पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई, पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो पैरों की संख्या आपकी होगी 280 × 2। ठीक है, ये है क्या आपका नंबर ऑफ लेग्स, नंबर ऑफ लेग्स। तो ये आपका कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए था आपका 560। ठीक है, अगर मैंने ये मान के चला थोड़ी देर के लिए कि जितने भी वहां पर पशु पक्षी हैं सबके सिर्फ 2-2 पैर हैं। ठीक है, तो भाई अगर सिरों की संख्या 280 है तो पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अगर एक जानवर के 2 पैर हैं तो 280 जानवर के कितने पैर होने चाहिए, 560 पैर होने चाहिए। बट है कितने मेरे पास, 820 है। ठीक है, तो यानी कितने मेरे पास अभी एक्स्ट्रा है, मेरे पास कितने पैर एक्स्ट्रा हैं, तो एक्स्ट्रा पैर कितने हैं, ये है मेरे पास कितने, 260। ठीक है, ये 260 पैर एक्स्ट्रा है। अब इन दोनों पशु पक्षियों में से एक्स्ट्रा पैर किसके थे, रैबिट के थे। यानी ये जो 260 पैर हैं ये किसके हैं, रैबिट के हैं। ठीक है, एक रैबिट के 2 पैर अभी एक्स्ट्रा हैं। देखो, ये जो 260 है ये क्या है कि जितने भी वो नंबर ऑफ रैबिट्स होंगे, जितने भी वो नंबर ऑफ रैबिट्स हैं उनकी अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आएगा, 260 आएगा। ठीक है, रैबिट के 4 पैर होते हैं, जो 2 पैर थे वो तो मैंने यहीं पर कलेक्ट कर लिए, अभी उसके 2 पैर बचे हुए हैं, तो ये 2 पैर हम कहाँ पर कलेक्ट करेंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो यानी जितनी भी रैबिट्स की संख्या है अगर हम उसमें 2 में गुणा करें, एक रैबिट के 2 पैर हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स हैं अगर हम उसमें 2 की मल्टीप्लाई करें तो हमारे कितने मिलेगी, 260 मिलेंगे। तो यहाँ से हमारे नंबर ऑफ रैबिट्स कितने आ गए, तो नंबर ऑफ रैबिट्स हमारे कितने हो गए, 130 हो गए। ठीक है, बट क्वेश्चन में मुझसे पूछा जा रहा है कबूतर की संख्या, तो कब, अब दोनों टोटल मिला के कितने थे, 280 थे, तो नंबर ऑफ पीजन हमारे कितने हो जाएंगे, 280 में से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 130। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 150। ठीक है, तो यानी नंबर ऑफ पीजन जो है वो कितने हैं हमारे, 150। ठीक है, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो, एक चिड़ियाघर है, एक जू है, जहां पर आपके खरगोश और कबूतर हैं। ठीक है, सिरों की संख्या 280 है। सिरों की संख्या से मतलब है कि वहां पर 280 जानवर हैं। ठीक है, अब उसने कहा गया कि पैरों की संख्या 820 है। पैरों की संख्या 820 क्यों है, क्योंकि भाई रैबिट के 4 पैर होते हैं और जो पीजन है उसके 2 पैर होते हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि अगर जितने भी वहां पर जानवर हैं सभी के 2-2 पैर होते तो मेरे फिर पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी भाई, एक जानवर के 2 पैर हैं, 280 जानवर हैं, तो पैरों की संख्या कितनी होती, 560 होती। बट है कितनी, 820 है। तो जब मैंने 820 में से 560 को माइनस किया तो मुझे कितना मिला, 260। और ये 260 किसके पैर हैं, रैबिट के पैर हैं। एक्स्ट्रा पैर किसके थे, रैबिट के थे। तो ये जो 260 पैर हैं वो किसके हैं, रैबिट के हैं। यानी जितनी भी नंबर ऑफ रैबिट्स हैं अगर उनकी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 260, क्योंकि एक रैबिट के अभी 2 पैर बचे हुए हैं। तो जितने भी टोटल रैबिट होंगे उनकी जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 260। नंबर ऑफ रैबिट्स हमें पता चल गए, यानी जो रैबिट खरगोश थे वो कितने थे, 130 थे। अब टोटल जानवर 280 हैं, उनमें से रैबिट जो है वो 130 हैं, तो हमारे कबूतर कितने बचे, फिर 150 बचे। ठीक है,
तो आंसर आ गया है आपका 150। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया यहाँ से। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को कुल मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 160 मतों से जीत गया। ठीक है, डाले गए कुल मतों की संख्या। ठीक है, हमें क्या बताना है कि भाई एक वोट डाली जा रही है कहीं पे, वहां पर सिर्फ जो है दो उम्मीदवार है। ठीक है, दो ही लोग हैं। उसमें से एक जो है उसको 60% मिला है, यानी टोटल जितनी वोट डली थी उसका 60% एक को मिल गया। ठीक है, तो वह जो है क्या है 1600 मतों से जीत जाता है। तो मैंने मान लिया कि भाई टोटल 100% वहां पर वोट डली थी। ठीक है, 100% वोट डली। अब इसमें से एक को मिल गई 60% वोट। अब भाई जब एक इंसान को 60% मिल गई तो दूसरे वाले को कितनी मिली होगी? 40% मिली होगी। भाई अगर 100% वोट डल रही है, एक इंसान को 40% मिल रही है, तो दूसरे वाले को कितनी मिलेगी? दूसरे वाले एक को 60%, यानी अगर एक को 60% मिली है तो दूसरे वाले को कितनी मिलेगी? 40% मिलेगी। ठीक है, अब जो एक इंसान है वो 1600 वोट से जीत जाता है। अब जीतेगा कौन सा? जिसको ज्यादा मिली है वो जीत गया, यानी इस वाले आदमी को इस वाले आदमी से 1600 वोट ज्यादा मिली है। बट अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो 60% वाले को 40% से कितनी वोट ज्यादा मिली है? 20% मिली है। भाई परसेंटेज में तो इसको 20% ज्यादा मिली है, बट नंबर में इसको कितनी ज्यादा मिली है? 1600, यानी इस 20% की वैल्यू मेरी कितनी है? 1600। ठीक है, अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 1600/20। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका? 80%। हमें बतानी है टोटल वोट कितनी है, यानी हमें बतानी है 100% वोट कितनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई हमारी? 80 × 100। तो यानी ये हो गया आपका कितना? 8000 वोट। ठीक है, तो इतनी जो है वोट डली है। आप चाहो तो फिर यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ये 1% वाला स्टेप आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको डायरेक्टली कैसे लिखना पड़ेगा? जैसे मान लो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, 20% की मुझे दी गई है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगी? सिर्फ कि भाई 100% इक्वल 1600 मल्टी 100/20। ठीक है, यहाँ से फिर मैं डायरेक्टली भी उसको लिख सकती हूँ, मुझे फिर ज़रूरत नहीं है कि मैं 1% वाली वैल्यू लिखूँ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर आपका आ गया है कितना? 8000, यानी जो टोटल वोट डली थी वो कितनी थी? 8000 थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चुनाव वाले जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आते हैं, जितने भी हमने अभी तक टाइप किए हैं सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। ठीक है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो इसलिए इसको काफी ध्यान से पढ़ना आप। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, डाले गए मतों का 10% वोट जो है वो अवैध घोषित हो गया। विजेता को वैध मतों का 70% मिला है और वह 7290 मतों से जीत जाता है। ठीक है, तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी होगी? देखो, सबसे पहले हमने माना कि जो टोटल वोट थी, यानी वोटिंग लिस्ट जो आई थी उसमें टोटल वोट 100% थी। ठीक है भाई, 100% वोट थी। अब उसमें से क्या हुआ? 10% ने तो वोट ही नहीं डाला। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं डालते भाई वोट, तो इसमें से 10% ने तो डाला ही नहीं वोट। तो जो वोट डालने वाले लोगों की संख्या है वो कितनी बची? 90%। ठीक है, जब भी 100% आप किसी चीज को मान के चलते हो, तो अगर आपसे कुछ भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करा रहा है तो डायरेक्टली आप अपने नंबर में यानी 100 में ही आप अपना चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यानी 100% थे, 10 ने तो वोट ही नहीं डाला, 10% ने, तो कितने बचे? 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वोट डाला। ठीक है, अब इस 90% में से भी क्या हुआ कि जो 10% वोट थे वो अवैध घोषित हो गए, यानी कि बेकार हो गए। ठीक है, तो ये 10% आपके अवैध घोषित हो गए। तो भाई 10% जब अवैध घोषित हो गए तो कितने परसेंट बचे? 90% बचे, यानी इस 90% का भी 90% बचा, तो यानी 90% का 90% कितना होगा? 81%। कहने का मतलब ये है कि जो अब वैध वोट्स जो बची हैं, ठीक है, जो काउंट होंगी वो कितनी है? 81% है। अब इस 81% में से जो विजेता है, जो जीता है, विनर है, विनर को कितनी मिली है? ये है आपका विनर और ये है लूजर। ठीक है, जो विनर है उसने कितनी वोट ली है? 70% वोट ली। ये 70% किसकी? इस 81% का 70% इसको मिला। तो भाई जब इसको 70% मिला तो इसको कितना परसेंट मिला होगा? 30% मिला होगा।
ठीक है, इसको मिला 30% और इसको मिला 70%। तो क्या होता है कि जो ये जीतने वाला इंसान है ये 7,290 मतों से जीत जाता है, यानी इस वाले व्यक्ति को इस वाले व्यक्ति से परसेंट में कितना ज्यादा मिला है, 40% ज्यादा मिला है। ठीक है, और अगर नंबर में देखें तो कितना ज्यादा मिला मिला है इसको, 7,290 जो है वोट ज्यादा मिली है, यानी इस 40% की वैल्यू हमारी कितनी है, 7,290। ठीक है, बट यहाँ पर अब एक चीज का ध्यान रखना है कि अब मेरे पास 100% वोट नहीं है, मेरे पास सिर्फ 81% वोट थी, जिसकी 40% वोट हमें गिवन है। तो अगर मैंने मान के चला कि भाई जो मेरी टोटल वोट थी वो एक्स थी, ठीक है, एक्स लिख लो या 100% ही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका 81% जो है वो वैध है, और इस 81% का भी जो 40% है वो मिला है, उससे जो है व्यक्ति जीता है, यानी कितनी वोटों से, 7,290 वोटों से जीत गया। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम, तो भाई 81 और ये 729 हो गया आपका 9 का क्यूब, तो ये हमारा कितना बचेगा, सिर्फ यहाँ पर 90। ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका 2/5। ठीक है, 2 से फिर आपका ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 45, यानी आपकी x की वैल्यू हो गई 45 मल्टी 5 मल्टी 100। तो आंसर आपका कितना हो गया, 5, और ये हो गया 22500। क्लियर है, यानी जो 100% वोट डली थी वो कितनी थी हमारी, 22,500। तो आंसर आ गया है आपका 22,500। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर x मान के चले, आप इसको x की जगह 100% लिख लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप जो भी आज हमने कवर किए हैं। ठीक है, सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप हैं, क्वेश्चन में कोई ना कोई, जब आपका एग्जाम होगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका इनमें से जरूर आएगा। और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा चैप्टर हो जाता है ये, क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ काफ़ी सारे चैप्टर्स में है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हर चैप्टर में आपको किसी ना किसी रूप में ये परसेंटेज का जो साइन है वो देखने के लिए मिलता है। इसलिए बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए, ताकि जब आगे वाले चैप्टर्स आप करें उसमें आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज की क्लास हम अपनी यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।